Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So India draw against the Vietnam in Vietnam. I would say that's the positive result for Manolo Marquez side because जो लास्ट मंथ हमने सीरिया या फिर मॉरिशस के सामने जैसा खेला था या फिर पिछले एक साल में जिस तरह से टीम परफॉर्मेंस देती आ रही थी उसके कंपैरिजन में आई थिंक इट्स अ मच इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. यहाँ पे टीम की ओर से फाइटिंग स्पिरिट भी देखने को मिला, तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर इंडिया. अगर हम मैच की बात करें तो मनोलो मार्केस ने स्टार्टिंग 11 में कुछ चेंजेस किए थे, उसके अलावा उन्होंने फॉर्मेशन में भी चेंज किया था टू मैच थी वियतनाम्स बैक थ्री फॉर्मेशन. तो उसके चलते बॉस आपके बेके एंड अनवर अली बैक थ्री स्टार्ट कर रहे थे. विंग बैक्स थे आपके रोशन एंड आशीष राय. मिडफील्ड आपकी यहाँ पे हैंडल कर रहे थे सुरेश वांगजाम एंड अपुया, जबकि फ्रंट थ्री थे आपके ब्रेंडन फर्नांडिस, चांगते एंड एज अ स्ट्राइकर फारूक चौधरी, जो कि आई थिंक 3 साल के बाद यहाँ पे इंडिया के लिए वापसी कर रहे थे एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने भी पुटअप की. फर्स्ट हाफ आई वुड से कि वियतनाम ने थोड़ा सा डोमिनेट किया, 60-40 रहा, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीट डोमिनेशन उनका था. नो डाउट दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ चांसेस बिकॉज हमारी जो लेफ्ट साइड थी यहाँ पे बॉस वाली साइड, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफेंसिव एरर हो रहे थे या फिर बॉस की जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी ज़्यादा अप टू दी मार्क नहीं आई, तो उसके चलते वहाँ पे से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाए एंड उसके चलते ही हमने फर्स्ट हाफ में आप देखिए 37वें मिनट पे गोल कंसीड किया. नो डाउट वो सेट पीसेस के थ्रू आया गोल, लेकिन लगातार वहाँ से अटैक बन रहे थे एंड टीम बार बार हमारी खुल रही थी. सो उस गोल में ऑब्वियसली भाई अनवर अली का डिफ्लेक्शन हुआ एंड गुरप्रीत सिंह संधू उसको रोक नहीं पाए, सारी चीज़ें हुई, बट वो सिली गोल हमने कंसीड किया यहाँ पे सेट पीसेस के थ्रू. अब बोल सकते कि वहाँ पे हमें बेटर करना चाहिए था हमारी टीम को, लेकिन 1-0 से हम डाउन थे. लेकिन फर्स्ट हाफ में भी आई थिंक 2-3 हमने बढ़िया चांसेस बनाए थे. एक वो जो पहला चांस फारूक चौधरी ने जो पहला शॉट ऑन टारगेट लिया था वो भी बढ़िया चांस बना था हमारी ओर से राइट साइड से. दूसरा एक ब्रेंडन एंड फारूक चौधरी का अच्छा लिंकअप प्ले बॉक्स के अंदर बना एंड उसके चलते भी उन्होंने बढ़िया शॉट ऑन टारगेट लिया जहाँ पे वियतनामी कीपर ने बेहतरीन सेव किया था. एक पेनल्टी भी हमने फर्स्ट हाफ में कंसीड की थी राहुल बेके का, वो सिली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो पुश उन्होंने किया था उसके चलते, बट गुरप्रीत सिंह संधू का भाई वहाँ पे ज़बरदस्त हमें सेव देखने को मिला. सो 1-0 से हम डाउन थे फर्स्ट हाफ के बाद, बट उसके बाद जिस तरह से भाई हाफ टाइम पे आई थिंक मनोलो मार्केस ने जो टीम टॉक दी है आई थिंक उसने भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयरों के ऊपर डाला एंड सेकंड हाफ की भाई आई थिंक इंडिया ने ज़बरदस्त शुरुआत की. जिस तरह से अटैकिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि माइंड सेट के साथ प्लेयर उतरे एंड लगातार सेकंड हाफ की स्टार्टिंग के जो आप बोल सकते हैं कि 75th मिनट तक वो जो आधा घंटा है हमने यहाँ पे ज़बरदस्त फुटबॉल के लिए लगातार यहाँ पे चांसेस क्रिएट किए एंड उसी के चलते आप देखिए कि 53rd मिनट पे वो सुरेश वांगजाम का बेहतरीन लॉन्ग बॉल आता है एंड फारूक चौधरी का अच्छा कंट्रोल, अच्छा उन्होंने वियतनामी जो डिफेंडर है उनको यहाँ पे बीट किया. दैन जिस तरह से उन्होंने चिप किया आई थिंक कूल काम कंपोज तरीके से भाई उन्होंने वो फिनिश किया एंड कीपर को भी ज़बरदस्त तरीके से बीट किया एंड इंडिया को यहाँ पे इक्वलाइजर दिलाया. सो भाई 3 साल बाद बंदा वापसी कर रहा था बट ही पुट अप एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. नो डाउट पहला मैच था तो थोड़ी सी गलतियां भी हुई, बट आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस कंपेयर टू यहाँ पे जो हमारे इससे पहले स्ट्राइकर खेल रहे थे उससे, तो उसने डेफिनेटली यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दी है क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रेंडन के साथ भी अच्छी दिख रही थी, सेकंड हाफ में चांगते के साथ भी अच्छी दिखी. सो दैट्स अ गुड थिंग. सुरेश वांगजाम इज अनदर प्लेयर की जिन्होंने भाई ज़बरदस्त क्लासिक परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की है. देन ब्रेंडन फर्नांडिस इज अ क्लास. आप देखिए बंदे के जिस तरह से पासी से, थ्रू बॉल से, जिस तरह से क्रॉसी से, एब्सोल्युटली पिच ऑफ अ बॉल्स एंड आई थिंक उनको भी देख के मजा आया. चांगते सेकंड हाफ में डन अ ब्रिलियंट जॉब. देन यहाँ पे अगर हम बात करें बैकलाइन में तो अनवर अली ने सेकंड हाफ में मच इंप्रूव परफॉर्मेंस दी क्योंकि सेकंड हाफ में एक आई थिंक उन्होंने जो गोल लाइन क्लियरेंस किया दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड उसके अलावा गुरप्रीत सिंह संधू भाई डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच के हकदार आप बोल सकते हो क्योंकि जिस तरह के सेव्स उन्होंने फर्स्ट हाफ में वो पेनल्टी का सेव किया, सेकंड हाफ में 2 बेहतरीन उन्होंने भाई यहाँ पे क्लोज रेंज के सेव किए हैं. सो दोज वर ब्रिलियंट सेव्स, अदरवाइज आई थिंक मे बी हम यहाँ पे मैच हार भी जाते हैं. बट ओवरऑल आई वुड से कि मच इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया साइड. नो डाउट कुछ प्लेयरों ने यहाँ पे डिसअपॉइंट किया जैसे सुभाषिस बोस हो गए या फिर राहुल बेके भी उतने कन्विंसिंग नहीं दिखे जो कि उनसे एक्सपेक्टेशन थी, बट आई थिंक बैकलाइन कहीं ना कहीं स्ट्रगल की ओवरऑल. एंड एक चीज़ आप देखिए नोटिस करेंगे कि वियतनामी प्लेयरों की जो टेक्निकलिटी है या फिर उनकी पेस है उससे हमारे जो भाई प्लेयर है वो स्ट्रगल कर रहे थे एंड जो हमारे सो कॉल्ड यहाँ पे क्या बोलते कि प्रेसिडेंट साहब है उनको भाई हाइट वाले ही प्लेयर चाहिए, जबकि उनके सारे के सारे प्लेयर देखिए आप कि आपसे आपके प्लेयरों से हाइट में कम थे लेकिन टेक्निकलिटी बेटर थी तो आपको बीट कर रहे थे. सो भाई टेक्निकलिटी अगर नहीं है तो कितना भी लंबा चौड़ा प्लेयर लेके आ जाओ कोई फायदा नहीं है. एंड अभी तक मनवीर को उसी बेसिस पे खिलाया जा रहा था कि भाई हाइट है उसके पास बॉक्स के अंदर काम आएगा, बट फारूक चौधरी आप देखिए उन्होंने वो बॉल लॉन्ग बॉल जीत लिया और काम करके आपको दिखा दिया. सो भाई ऑलवेज आपके जो
क्वालिटी है। और एक आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी जो पहला चांस बना था, जिस तरह से 1-on-1 में उसने फारूक चौधरी ने बीट किया था, दैट वाज अ ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट थिंग। सो ये टेक्निकलिटी आपको प्रोवाइड करती है भाई, आपको सिर्फ हाइट या फिर फिजिकलिटी से सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि भाई दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट की जिसके चलते आप अच्छा करने लगोगे। दिस आर दी बेसिक्स थिंग, टेक्निकलिटी आप में होनी चाहिए एंड तभी आप कुछ कर सकते हो। वो तो ओवरऑल अ वेरी गुड रिजल्ट आई थिंक। अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो मनोलो मार्केस के लिए भी डेफिनेटली उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। एंड आई थिंक उन्होंने जो यहाँ पे तीनों नए प्लेयर सिलेक्ट किए थे, आप देखिए कि फारूक को उन्होंने स्टार्टिंग 11 में डाला, जबकि आकाश सांगवान ने नामते को उन्होंने एज ए सब्सटीट्यूशन यहाँ पे सेकंड हाफ में खिलाया। नो डाउट उनको कम मिनट मिले, बट यहाँ पे तीनों नए प्लेयर को उन्होंने ट्राई आउट किया है। एडमंड, विक्रम एंड उनको भी मौका दिया सेकंड हाफ में। मनवीर को बिल्कुल मौका नहीं मिला। विक्रम ने यहाँ पे आई थिंक एज ए सब आके उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाला। आई थिंक लास्ट के जो 10-15 मिनट थे उसमें उन्होंने भी अच्छा खेला। लिस्टन ने यहाँ पे फिर से डिसअपॉइंट किया, फाइनल थर्ड तक वो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे बेकार दिखी। अदरवाइज लास्ट में ऐसा चांस बना था कि भाई विक्रम आपके फ्री थे, उनके पास पास करने का भी मौका था, बट अनफॉर्चुनेटली डिसाइडेड टू टेक द शॉट एंड वो इवेंचुअली ब्लॉक हो गया। अदरवाइज वहाँ पे भी हम इक्वलाइजर डाल सकते थे। सो वेरी गुड परफॉर्मेंस, आई थिंक वी कैन बिल्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी अब आगे आने वाले जो मैचेस है एंड पर्टिकुलरली नवंबर में मलेशिया के सामने, उसमें किस तरह से टीम यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है। वो होम पे आप मैच खेल रहे हो एंड वहाँ पे आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर संदेश चिंगन फुल फिटनेस में आ जाते हैं देन वो भी आपके अवेलेबल हो सकते हैं। आसिक कुरुनियान जैसे प्लेयर भी आपकी वापसी कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें से कुछ प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप किया जाना चाहिए, जिसमें वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली बॉस की जो अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। सो वहाँ पे आप बाकी प्लेयर को ट्राई आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरह की चेंजेस मनोलो मार्केस करते हैं, बट आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। विन आती तो ऑब्वियसली और ज़्यादा खुशी होती, बट आई थिंक सीइंग अवर टीम्स पास्ट 1 year परफॉर्मेंस, आई थिंक दिस इज अ मच मोर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो कल एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने वर्चुअली आई लीग क्लब के जो सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओनर्स है या फिर उनके जो सीईओज है उनके साथ मीटिंग की थी एंड वहाँ पे डिसाइड किया गया है कि भाई सोनी नेटवर्क के ऊपर आपको इस सीज़न का आई लीग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो सोनी केम ऑन बोर्ड एज ए ब्रॉडकास्टर, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले ही बता दिया था। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ बिकॉज हम सबको पता है कि सोनी की जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरा एक ये डिसीजन लिया गया है कि जो सब्सिडीज़ आई लीग क्लबों को मिलती है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई यहाँ पे एएफएफ की ओर से कटौती नहीं की गई है। एंड तीसरा जो ब्रॉडकास्टिंग का कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा उसमें भी यहाँ पे क्लब को कोई यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो सारा कॉस्ट है वो यहाँ पे एएफएफ ही बियर करेगा। तो अब सिर्फ इंतजार है शेड्यूल का, तो जल्द से जल्द आई लीग का शेड्यूल आना चाहिए एंड इस बार आई लीग भी भाई काफ़ी धमाकेदार होगी। सो लेट होप सो कि वहाँ पे भी हमें एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लबों की ओर से देखने को मिले। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेंस फुटबॉल के बारे में। तो भाई इंडिया की जो वुमेंस फुटसॉल टीम है वो यहाँ पे डेब्यू करने वाली है अपकमिंग जो एएफसी वुमेंस फुटसल एशियन कप है उनके क्वालिफायर्स में। एंड जो फुटसल एशियन कप है वुमेंस का वो नेक्स्ट ईयर 2025 में चाइना में खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले क्वालिफायर में 19 टीमें हैं जिसमें इंडिया भी एक टीम है जिसको पोर्ट 4 में रखा गया है। पोर्ट 4 में ऐसी सारी कंट्रीज रखी गई है कि जिन्होंने लास्ट एडिशन जो वुमेंस फुटसल एशियन कप का था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो पाकिस्तान भी आप देखिए यहाँ पे अपनी टीम उतार रहा है, फिलीपाइंस है, ऑस्ट्रेलिया है। सो 19 टीमें क्वालिफायर्स खेलेगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 टीमें ही यहाँ पे जो मेन इवेंट है उसके लिए क्वालिफाई होगी। टोटल 12 टीमें होगी आपका जो मेन इवेंट होने वाला है उसमें, जिसमें एक होस्ट कंट्री चाइना होगी और उसके अलावा जो लास्ट एडिशन की 2 फाइनलिस्ट थी ईरान एंड जापान उनको भी डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। सो 9 + 3 टोटल 12 टीमों के साथ 2025 में वुमेंस फुटसल एशियन कप होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इंडिया की जो वुमेंस फुटसल टीम है वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। नो डाउट अभी तो एज सच कोई हमारे यहाँ पे वुमेंस का मतलब क्या बोलते हैं कि नेशनल लेवल का कंपटीशन होता नहीं है। सो आई थिंक स्टेट बेस्ड जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं उसके बेसिस पे आई थिंक ये ट्रायल्स करके ये लोग टीम इकट्ठा करेंगे। लास्ट ईयर हमारी मेंस टीम ने भी अपना फुटसल में डेब्यू किया था। सो फुटसल में भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी आगे कैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा एफसी की वुमेंस टीम के बारे में, जिन्होंने अपना कल लास्ट मैच एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग का खेला, जहां पे जो चाइनीज़ ताइवान की क्लब है ब्लू वेल्स उनके सामने वो 4-0 से हार गए। बट आई थिंक नो डाउट डिसअपॉइंटिंग कैंपेन आप बोलेंगे कि भाई तीनों मैच आप हार गए और सारी चीज़ें, बट आई थिंक जिस तरह की टीम थी ओडिशा एफसी की, आप देखिए कि
उनके जो इंडियन प्लेयर है वो सारे यंगस्टर थे, उनकी आई थिंक एवरेज एज 21 ईयर, आप सोचिए। सो उस सेंस से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली होगी एज अ एक्सपोजर कि भाई आपको अगर एशियन लेवल पे कम्पीट करना है तो क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक एज अ लर्निंग लेसन इस कैंपेन को उनको लेना चाहिए। एंड वुमेंस फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की हमको ज़रूरत है। आई थिंक वो एक ये हमारे लिए क्या बोलते हैं कि लिटमस टेस्ट या फिर एक और रियलिटी चेक था ये जो हमारी टीम ने खेला है, उससे तो डेफिनेटली आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी होगी। लास्ट में बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प की, जो अंडर 14 की टीम है उसको उन्होंने यहाँ पे जापान भेजा है फॉर द एक्सपोजर टूर। लास्ट ईयर हमको पता है कि उनकी जो आई थिंक अंडर 18 या फिर अंडर 19 वाली टीम को भी उन्होंने भेजा था। तो इस तरह के जो एक्सपोजर टूर है वो यहाँ पे RFIC की जो यूथ टीम्स है उनको वो रेगुलरली भेजते रहते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फॉर यू कैन से कि प्लेयर्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज जापान जैसी कंट्री में जब आप खेलने जाते हो तो हम सबको पता है कि वहाँ का जो यूनिवर्सिटी फुटबॉल स्ट्रक्चर या फिर जो यूथ फुटबॉल स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड उनकी टीमें कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उनके सामने जब आप खेलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे प्लेयरों के लिए एट ए सच यंग एज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोजर मिलेगा एंड उनको भी पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कि जहाँ पे हमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फ्रॉम दी RFIC's you can say under 40 team. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।